दोस्त ज़ीशान उमर और आज हम बात करेंगे रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग के हवाले से। और रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग ये बेसिकली इसको थीसिस भी कह सकते हैं, डिज़र्टेशन भी कह सकते हैं। इट मीन आप जो रिसर्च कर रहे हैं और उसका जो आप तमाम जो निचोड़ जैसे कहते हैं, जो आपने फाइंडिंग निकाली, जो तमाम प्रोसीजर वो सारी चीज़ें आप लिखते हैं, तो वो लिखना आपका जो है वो सच इकट्ठा करना वो रिसर्च रिपोर्ट कहलाएगा। तो इसको हम देखते हैं बारी बारी। देखिए रिसर्च रिपोर्ट क्या होता है बेसिकली। रिसर्च रिपोर्ट इज़ अ सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंट दैट कंटेन बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट। जो आप ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है और वो डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आपने जो तमाम बेसिक एस्पेक्ट्स जो आपने रिसर्च किया है वो उसके अंदर डालते हैं। यानी एक रिटन डॉक्यूमेंट है और इसके अंदर तमाम की एस्पेक्ट्स रिसर्च के हवाले से तमाम चीज़ें आपने इसके अंदर इंक्लूड की हैं। और ये बेसिकली इट इज़ अ पब्लिकेशन डेट रिपोर्ट्स ऑन द फाइंडिंग ऑफ अ रिसर्च प्रोजेक्ट। ये पब्लिकेशन है यानी जो आप प्रिंट करके पब्लिक उसको करके लेके आते हैं, वो फाइंडिंग होती हैं बेसिकली आपके रिसर्च प्रोडक्ट की। अल्टरनेटिवली साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, क्योंकि हम प्रॉपर जो है रिसर्च करने के लिए साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक प्रोसीजर ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ों का समझे कि ऑन और अबाउट आर सब्जेक्ट, वो सब चीज़ों का एक हमारे पास बुकलेट होता है। सेकंड है इट इज़ अ मीडियम टू कम्युनिकेट रिसर्च वर्क विद रेलिवेंट पीपल। ये जो हमारा थीसिस होता है, जो रिपोर्ट होता है, बेसिकली ये एक मीडियम होता है कि जब मैंने अपनी रिसर्च को है जो अपने सुपरवाइज़र जो है उसके साथ मैंने उसको चेक करवाना है कम्युनिटी। तो इट मीन कि उसके मैं ख़ुद तो नहीं जाऊंगा उसके साथ बोलने के लिए, बल्कि मेरा जो थीसिस वो रिपोर्ट जो है वो बोल रही होगी, वो कम्युनिकेट करने का ज़रिया है। किसी को भी चेक करवाना है तो मेरी जो कम्युनिकेशन का ज़रिया है, या मैं अपने रिसर्च की कम्युनिकेशन के लिए वो एक बुकलेट जो मैं बनाता हूँ, जो मैं रिपोर्ट बनाता हूँ, वो यूज़ होती है। इट इज़ आल्सो अ गुड सोर्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ रिसर्च वर्क फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। और ये एक बहुत अच्छा सोर्स है कि जो हमने वो रिसर्च बनाई है वो हमें फ्यूचर के अंदर एज ए रेफरेंस के तौर पे यूज़ करने के लिए और बाकी लोगों को एज ए रेफरेंस के तौर पे यूज़ करने के लिए वो काम आएगी। इट इज़ अ सिस्टमैटिक, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है। आर्टिकुलेट प्रॉपर, हर एक चीज़ का एक एक पोर्शन होता है, ऑर्डरली होता है कि पहले जो है ना हमारे जैसे पहले कौन सा सेक्शन होगा, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन, ये सारी चीज़ें जो है रिटर्न फॉर्म में होती हैं। हमने इसमें इस स्लाइड में हमने क्या क्या बातें की। एक तो हमने ये कहा कि जो हमारा थीसिस होता है बेसिकली जो थीसिस है हमारा वो एक रिटर्न वर्क होता है। और रिटर्न उसके अंदर हमारे जो रिसर्च के प्रोजेक्ट है उसकी तमाम की कंसेप्ट उसके अंदर शामिल होते हैं। और उसके अंदर हमारी जो है वो फाइंडिंग्स होती हैं जो हमने सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन के ज़रिए हासिल की होती हैं। और इस रिसर्च रिपोर्ट के ज़रिए हम किसी भी रेलेवेंट पर्सन से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और ये हमारा रिसर्च की ऐसी प्रिजर्वेशन होती है जो फ्यूचर के अंदर हमें एज ए रेफरेंस के तौर पे यूज़ करने के लिए। और ये एक सिस्टमैटिक होता है जिसमें आर्टिकुलेशन होती है प्रॉपर, जिसके अंदर जो है वो ऑर्डरली प्रेजेंटेशन की होती है। तो ये बातें हमने इसके अंदर की। इसके अलावा क्या है कि ऑफन रिसर्च फाइंडिंग्स आर नॉट फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर प्रेजेंटेशन। देखिए रिसर्च की अगर मैंने कोई काम किया, रिसर्च किया और उसकी फाइंडिंग निकाली, लेकिन उस फाइंडिंग को मैंने जो है ना वो फॉलो नहीं किया, तो उसको क्या है, बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर प्रेजेंटेशन, बगैर इम्प्रॉपर प्रेजेंटेशन की वजह से, तो वो क्या हो जाएगा, वो तो सेव ना रहेगा। से प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट इज़ नॉट। और ये भी बात याद रख लें कि ये जो थीसिस है ये कोई आसान टास्क नहीं है, बल्कि ये एक आर्ट है। इसको मज़ीद हम आगे देखेंगे क्योंकि इसके अंदर हमें नॉलेज भी देना है। और इमेजिनेशन से मुराद यहाँ पे ये है ना कि जब आपका थीसिस को पढ़ रहा हो तो ऐसे वो कर रहा हो जैसे वो रियल सिनेरियो में चीज़ों को खुद एक्सपेरिमेंट करके किस तरह, जैसे आपने एक आर्टिकुलेशन के प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किया, तो वो भी इस तरह आपके एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज, वो सारी चीज़ें डिमांड्स अ कंसिडरेबल टाइम एंड मनी। इसके टाइम और मनी भी चाहिए। अच्छा, इसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए? तो कुछ हमने जो बातें की थी, हमने ये बातें की थी कि जो रिसर्च रिपोर्ट है उसकी हमारे बेनिफिट क्या हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट, जो फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्ट है वो कैसा होना चाहिए। एक बात तो ये याद रख लें कि जो रिसर्च, जो थीसिस का फॉर्मेट होता है ना, ये वेरी करता है।
वेरी कर रहा होता है आपके वेरिएबल्स की बुनियाद पे, कि आपने एक वेरिएबल डाला है, दो डाले हैं, तीन डाले हैं। इस तरह आपकी जो रिसर्च है वो क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, यानी सेवरल थिंग्स हैं, सेवरल जो चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही होती हैं आपके रिसर्च के फॉर्मेट के ऊपर। कोई ऐसी सिंगल एंटिटी नहीं है जिसको कह दे कि हम जिसकी बुनियाद पे हम जो रिसर्च रिपोर्ट लिख सकेंगे। और इस तरह ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी ये चीज़ वेरी कर रही होती है। We must employ a suitable format to create desirable impression with clarity। हमें एक अच्छा सूटेबल फॉर्मेट यूज़ करना चाहिए, और वो फॉर्मेशन जो एक फॉर्मेट जो एक अच्छा इंप्रेशन दे सके, क्लैरिटी हो जिसके अंदर, जो एक तो अट्रैक्टिव होना चाहिए, सिस्टमेटिक हो, उसकी जो बाइंडिंग है वो बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। अ रिपोर्ट मस्ट यूज़ द फॉर्मेट ऑफन कॉल्ड स्ट्रक्चर डैट बेस्ट फिट द नीड्स एंड वांट्स ऑफ इट्स रीडर्स। तो रिसर्च जो ऐसा ज़बरदस्त फॉर्मेट होना चाहिए जो जो नीड हैं और उसको फुलफ़िल कर रहा हो। इसके बाद है डिवीजन। जो रिसर्च होती है ना, इसके हम तीन डिवीजन कर रहे होते हैं। एक होता है हमारा प्रीलिमिनरी सेक्शन, और दूसरा हमारा होता है प्रीलिमिनरी सेक्शन पहले होता है, दूसरा हमारा बॉडी होता है, और तीसरा जो हम सेक्शन यूज़ करते हैं वो हमारा एंड रेफरेंसेस वाला सेक्शन होता है। तो पहला सेक्शन जो प्रीलिमिनरी सेक्शन होता है उसके अंदर हम ये देखते हैं, सबसे पहले होता है हमारा कवर पेज, कि हमारा जो कवर पेज, जैसे वो आपने बाइंडिंग की थीसिस की, तो थीसिस का जो बहर पे आपकी जो बाइंडिंग के ऊपर भी लिखा होता है ना बहर से कि हमारा टाइटल, उसको बोलते हैं कवर पेज। तो हमारे ये चीज़ें आपने याद रख लेनी है। पूछा जा सकता है कभी भी कि जो आपके थीसिस हैं इसके कितने पोर्शन थे, तो तीन हो गया, प्रीलिमिनरी सेक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन वाला। अच्छा, फिर प्रीलिमिनरी सेक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये प्रीलिमिनरी से पहले टाइटल पेज होता है, पहले जो हमारा कवर पेज हो गया, फिर टाइटल पेज हो गया, फिर सर्टिफिकेट आर स्टेटमेंट। ये सर्टिफिकेट होता है जो हमें आपको इदारे की तरफ से ही मिलेगा कि आप ये रिसर्च कर सकते हैं। फिर इंडेक्स, जिसके अंदर आप बताएंगे कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ, ब्रीफ सा कंटेंट डिटेल होगी कि इसके अंदर क्या क्या शामिल है। और उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट, कहीं पे दोनों में से एक भी हो सकता है। तो टेबल ऑफ कंटेंट में डिटेल कंटेंट होगा। इसके बाद एक्नॉलेजमेंट, ये भी एक फार्म होगा, एक फॉर्मेट होगा कि मैं एक्नॉलेज करता हूँ ये रिसर्च मैंने खुद की है और मैंने ये सोर्सेज कोई नजायज़ सोर्स इस्तेमाल नहीं किया। तो इस तरह एक्नॉलेजमेंट वाला एक पेज होता है। यानी ये एक्नॉलेजमेंट और सर्टिफिकेट ये ऐसे पेज होते हैं जिसके ऊपर आपने साइन करनी है और डिपार्टमेंट वालों ने साइन करनी है। लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड फिगर यूज्ड, तो कौन सी जो टेबल्स हैं और फिगर जो आप इसके अंदर वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है। यानी वो जैसे होता है ना कंटेंट लिस्ट होता है, तो वहाँ पे आपने फिगर वाली भी कि मैंने 4.1 फिगर, 4.2 फिगर, इस तरह मैंने वहाँ पे टेबल उसका यानी आपने हवाला दे देना है। परीफेज फॉरवर्डिंग, उसके बाद इंट्रोडक्शन क्या होगा, और समरी, यानी ये वाली वो चीज़ें हैं जो जिसका आप पेज नंबर यहाँ पे लिख रहे होंगे कि समरी रिपोर्ट। और एब्स्ट्रैक्ट तो बेसिकली एक होता है कि जिसके हाफ पेज का आपने लिखना होता है, बताना होता है, अपनी पूरी रिसर्च की स्टेटमेंट बतानी होती है। ठीक है, उसके बाद मेन बॉडी में आ जाते हैं। मेन बॉडी में ये होता है कि सबसे पहले आप बताएंगे विद क्लैरिटी कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। मेरा ख्याल है आपको ऊपर वाले इसको मसला है तो पूछ लें। देखिए, कवर पेज, टाइटल पेज, उसके बाद वो सर्टिफिकेट आपने डिपार्टमेंट से ले लिया, उसको एक्नॉलेजमेंट भी हो गई, आपने जो ब्रीफ कंटेंट भी दे दिए, डिटेल कंटेंट भी दे दिए, आपने टेबल और फिगर का हवाला भी दे दिया, आपने इंट्रोडक्शन और फिर एब्स्ट्रैक्ट का, ये चीज़ें आपने शामिल करनी है। उसके बाद जो मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट में आप सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, फिर आप अपनी मेथडोलॉजी बताएंगे कि आपकी मेथडोलॉजी रिसर्च डिज़ाइन क्या है, आपकी टाइप ऑफ डाटा कौन सा है, सैम्पलिंग कौन सी यूज़ कर रहे हैं, डाटा कलेक्शन मेथड, डाटा कलेक्शन टूल, फील्ड वर्क, ये चीज़ें आपने उसके अंदर होंगी। कौन कौन सी चीज़ें होंगी कि स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, आपका मकसद क्या है, मेथडोलॉजी कौन सी यूज़ कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ डाटा कौन सा है, और इसके अलावा सैम्पलिंग कौन सी यूज़ कर रहे हैं, डाटा कलेक्शन मेथड क्या है, डाटा कलेक्शन के टूल क्या है। डाटा कलेक्शन टूल मीन आप क्वेश्चनेयर कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, डाटा कलेक्शन मेथड्स और सैम्पलिंग, ये सारी आप उसके अंदर करेंगे। इसके अलावा ये टोटल 12 चीज़ें हैं। और इसके बाद है जी एनालिसिस इंटरप्रिटेशन। आपने जब ये आपने डाटा कलेक्शन कर ली, उसके बाद उसको आप इंटरप्रेट करेंगे, फिर फाइंडिंग्स निकालेंगे, फिर उसकी लिमिटेशन बताएंगे कि ये लिमिटेशन है, फिर कंक्लूजन देंगे, फिर रिकमेंडेशन देंगे, और अदर कोई और डिटेल हो वो भी देंगे। यानी आपने उसके अंदर ऑब्जेक्टिव भी अपने बता दिए, आपने मेथडोलॉजी बता दी, आपने टूल बता दिए, आपने डाटा कलेक्शन टूल, डाटा कलेक्शन मेथड कौन सा यूज़ किया, आपने फाइंडिंग फील्ड वर्क कौन सा, सैम्पलिंग कौन सी की आपने, आप उसकी इंटरप्रेशन करेंगे। इंटरप्रिटेशन करने के बाद उसकी बताएंगे कि ये फाइंडिंग हमें निकली, ये इसकी लिमिटेशन थी हमारी रिसर्च में, फिर उसका आप
कंक्लूजन और रिकमेंडेशन डिस्कशन करेंगे और फिर कोई और चीज़ भी तो वो भी शामिल करेंगे। लास्ट सेक्शन हमारा होता है सप्लीमेंट्री सिस्टम, सप्लीमेंट्री सेक्शन। सप्लीमेंट्री सेक्शन होगा जिसके अंदर बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस होंगे। ये अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस क्या होता है? बेसिकली बिब्लियोग्राफी ये होता है कि जिसके अंदर आप बुक के हवाले दे रहे होते हैं, और जो रेफरेंसेस होते हैं वैसे वो आर्टिकल का या जिसने किसी ने वो तहरीर लिखी है उसका हवाला दे रहे होते हैं, जो आप लिटरेचर रिव्यू में या इंट्रोडक्शन में जहाँ जहाँ वो यूज़ कर रहे होते हैं। कापीज़ ऑफ फॉर्म यूज्ड, आप ये कॉपीज़ ऑफ फॉर्म यूज़ वाला, इसके अलावा टेबल और फिगर, यानी टेबल और फिगर मोस्टली हम जो होते हैं ना एंड पे बना रहे होते हैं, यानी आपने रेफरेंसेस के बाद या मतलब एंड पे दे रहे होते हैं वो, उसके अंदर इसके अंदर आपने क्वेश्चनर जो बनाया था वो एंड पे दे रहे होते हैं। सैम्पलिंग और रेट ऑफ रिस्पांस क्या था पब्लिक का, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो एट द एंड हम दे लेंगे। तो ये थी हमारी बातें जो हमने देखी थी कि पहले सेक्शन, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। अच्छा, एक चीज़ अब ये है कि ये कुछ तकरीबन 10-12 मेजरमेंट हैं कि इनको जो ये इश्यूज आते हैं रिसर्च में, तो इसको आपने रिसर्च करते हुए आपने इनको क्लेरिफाई करना। सबसे पहली चीज़ तो आपको अपनी ऑब्जेक्टिव का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता हो कि आपकी रिसर्च जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सेकंड है आपका जो प्रॉब्लम की टाइप क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है, यानी एक ऑब्जेक्टिव मकसद क्या है आपका, आपका जो पर्पज़ क्या है, आपका प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम की नेचर और उसकी टाइप ऑफ रिसर्च क्या है, आपकी आइडियंस कौन से है, किसके ऊपर आप रिसर्च करने जा रहे हैं, आपकी जो रिपोर्ट होगी यानी थीसिस कितना बड़ा होना चाहिए, उसके ऊपर टाइम कितना लगेगा, कास्ट कितनी लगेगी, लैंग्वेज कौन सी यूज़ होगी, कंटेंट कौन सा होगा, उसका आर्डर किस तरह होगा, पहले क्या चीज़ लिखेंगे, बाद में क्या चीज़ लिखेंगे, उसकी कापीज़ आपने कितनी करवानी है, फॉर्मेट कौन सा यूज़ करेंगे, कितना उसका लेंथ होनी चाहिए, विड्थ होनी चाहिए, डेप्थ होनी चाहिए, पैटर्न क्या होगा, कितने पैराग्राफ होने चाहिए, नंबरिंग कैसे होनी चाहिए, फॉन्ट साइज, टेप, कलर, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। बाइंडिंग कौन सी, सॉफ्ट में पर्टिकुलरली कितनी सीडीज़ होनी चाहिए, कितनी बाइंडिंग कापीज़ होनी चाहिए, किस कलर की बाइंडिंग होनी चाहिए, कहाँ कहाँ कौन कौन सा फॉर्मेट के साथ नाम लिखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ले, यानी आप थीसिस बनाने से पहले सबसे पहला काम आपको पता हो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव के बाद आपको पता हो कि आपकी टाइप ऑफ प्रॉब्लम की टाइप क्या है। फिर उसके बाद आपको पता हो कि नेचर और टाइप ऑफ रिसर्च क्या है, यानी आपका टाइप प्रॉब्लम टाइप क्या है, आपकी उसकी नेचर क्या है और उसकी रिसर्च की ऑडियंस कौन सी है, साइज़ क्या है, लैंग्वेज क्या है, कास्ट कितनी आ रही है, कंटेंट ऑफ रिपोर्ट क्या है, उसके कंटेंट का आर्डर क्या होगा, उसकी कापीज़ कितनी करनी है, उसका फॉर्मेट के वगैरह, फॉन्ट, ये लेंथ, विड्थ, कलर, डेप, साइज़, ये नंबरिंग, ये सारे कैसे होने चाहिए, बाइंडिंग कितनी होनी चाहिए, सॉफ्ट कैसी होनी चाहिए, हार्ड कैसी होनी चाहिए, कौन सा कलर होना चाहिए, सारी चीज़ें आप लोग ये रिसर्च में आप लोग इसको कलेक्ट करेंगे। मोस्टली आपके डिपार्टमेंट से आपसे पूछना है कि कहाँ कैसे होनी चाहिए, कुछ चीज़ें आपको वैसे पता होनी चाहिए। तो कुछ जनरल टिप्स हैं रिसर्च के हवाले से कि आपको थीसिस करना है, कुछ चीज़ें आपको अपने जहन में रखनी चाहिए। पहले प्रिपेयर द कंटेक्स्ट बिफोर स्टार्टिंग टू राइट एंड स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। ये राइट करने से पहले आपको एक जो कंटेक्स्ट आपको किसी कागज़ पे कहीं ना कहीं आपको लिख लेना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैंने ये रिसर्च कैसे करनी है, और अपनी जो आइडियंस है उसको आपने अपने माइंड के अंदर रखना है कि मेरी ये आइडियंस है, और आपको क्लियर होना चाहिए कि मैं किस से मैंने लेना है। अपने रिसर्च के ऑब्जेक्टिव के हवाले से भी क्लियर हूँ, आपका वर्किंग मॉडल क्या है और कहाँ कहाँ से आपने डाटा कलेक्ट करना है। और इस तरह लिखने से पहले आपको पहले यानी कि उस चीज़ को सारा कंफर्म होना चाहिए जब आप लिखने से पहले। इस तरह आपको ग्रामर, स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और वही डिस्कशन आप उसके अंदर करें जो यूनिक हो। यानी आपने कोई फाइंडिंग निकाली है और फाइंडिंग ऑलरेडी बहुत से लोगों ने निकाली हैं, तो उसके ऊपर डिस्कशन करने ना बैठ जाए और थीसिस भर दें, बल्कि वो फाइंडिंग जो यूनिक हों, जो आपने नई निकाली हैं, उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस करें और उसकी सिग्निफिकेंट बताएँ। और ट्राई टू एंड स्टिक, अपने क्वेश्चन के ऊपर स्टिक करें। आपने 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए, 5-6 जो भी आपने ऑडियंस से पूछने थे उसके ऊपर स्टिक रहें और उन्हीं के ऊपर ही डिस्कशन करें, कहीं और जो है ना डिस्कशन ना करें। और द ग्राफ मस्ट बी क्लियर एंड जो ग्राफ आप बनाएं वो क्लियर होने चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, आपका मैसेज क्लियर हो, आपका टाइटल क्रिएटिव भी हो, क्लियर भी हो। और इसके अलावा क्रिएट एंड इफेक्टिव कंक्लूजन, जो कंक्लूजन हो इफेक्टिव हो कि उससे हमें कुछ हासिल हो। और गेट अ कपल मोर पेयर ऑफ आईज टू रीड द रिपोर्ट, और आपकी जो रिपोर्ट है वो आपके अलावा आप किसी से पढ़ाएं, उसके रीड करवाएं, प्रूफ रीडिंग करवाएं, ताकि उसके अंदर कुछ ड्रॉबैक, खला न रह गया।
तो फिर मैं बताता हूँ कि आपको रिसर्च करने से पहले किन चीज़ों का जो है ना वो आपका आइडिया क्लियर होना चाहिए। एक तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंटेंट जो आपका है, जो कंटेक्स्ट, जिस कंटेक्स्ट में आप रिसर्च कर रहे हैं, आप उसको असल में आप टाइप करने से बजाय पहले आप उसको लिख के आपको वो क्लियर होना चाहिए, उसकी बेसिक का पता हो, आपको अपने आइडियंस का पता हो, आपको पता हो कि मेरा जो है ना ये वर्किंग मॉडल क्या होगा, मेरी ऑडियंस कौन सी है, मैं अपने रिसर्च के जो ऑब्जेक्टिव है उसके हवाले से कितना क्लियर हूँ, फॉर्मेट क्या होगा, और इस टॉपिक के हवाले से क्या मैंने सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली हैं, उसको अपने आप को दोहराइए, कोई ग्रामर की मिस्टेक ना हो, उन्हीं डिस्कशन के ऊपर बात करिए जो नई हों, और सर्वे क्वेश्चन के ऊपर स्टिक रहें, ग्राफ क्लियर होना चाहिए, मैसेज क्लियर होना चाहिए, टाइटल जो है वो क्रिएटिव होना चाहिए, और इफेक्टिव कंक्लूजन होना चाहिए, और किसी और को चेक भी करवा लेना चाहिए। तो कुछ ये बातें थी जो मैंने रिपोर्ट के हवाले से बताई हैं। अगर आपको इसमें कोई मसला आ रहा है, नहीं समझ आई किसी चीज़ की, तो आप पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह उसके ऊपर मज़ीद बात कर लेंगे। और अपना ख्याल रखिएगा, ढेरों दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।